Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 8, that is cell. The cell is the fundamental unit of life. So before we start this video, let us revise what we have discussed in our previous session. In the previous session, we have discussed about the three parts of any cell. Those three parts were cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cell membrane is porous and is also called as selectively permeable membrane. This semi-permeable membrane allows the entry and exit of certain molecules from inside to outside the cell. The second part was cytoplasm. The cytoplasm was a thick jelly-like fluid inside the cell bound by a cell membrane. यानी कि एक थिक जेली के जैसा फ्लूइड होता है कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल की वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसके पास सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं. कौन कौन सी थी सेल ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में. क्या था न्यूक्लियस? एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर था जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है. अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में प्रेजेंट होता है. वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो कहाँ होता है? पेरिफेरी पे मौजूद होता है. न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं. पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस और चौथा है क्रोमोसोम्स. जो पहला पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया जाता है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू. ये भी एक टाइप की सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो था न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एक डेंस फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है. तीसरा था न्यूक्लियोलस. तो ये एक बिल्कुल छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? आरएनए मौजूद होता है, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. जो चौथा और लास्ट पार्ट है दैट आर क्रोमोसोम्स. तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं. ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये डीएनए से बने होते हैं. तो जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये क्या होंगे? कंडेंस होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं. ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जीन्स क्या करते हैं? ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करते हैं, पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक पास करते हैं. अब इस वीडियो में हमने जब साइटोप्लाज्म की बात करी थी तो वहाँ पे हमने बोला था कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं. तो अब इस सेशन में हम उन सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल में पढ़ेंगे. The cell organelles are small structures scattered in the cytoplasm. तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये क्या हैं? बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं और ये कहाँ मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं. स्कैटर्ड वर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ होना. तो ये जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई हैं. The various type of organelles present in cell perform different functions
तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं सेल के अंदर, ये क्या करती हैं? अलग अलग काम करती हैं। अपना इन सब का अलग अलग काम बटा हुआ होता है सेल के अंदर। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। और अब इसके अंदर हम उन्हीं कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो सबसे पहली ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर का मतलब है हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारे इन जनरल बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियन की तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। These are small rod-like structure found in all cells। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे रॉड के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज़। और वो सेल के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी कि सेल में जितने भी काम हो रहे हैं, उन सब के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज रेस्पिरेशन। तो ये जो एनर्जी बन रही है, क्योंकि हमने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम था। पर अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ये एनर्जी आएगी खाने के ऑक्सीडेशन की मदद से। यानी कि हम पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, वो लास्ट में किस चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब होता है? ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होके हर एक सेल तक पहुंचता है। और क्या होता है उसका खाने का कि वो बिल्कुल छोटे छोटे जो सिंपल फॉर्म है उसके अंदर टूट जाता है। तो अब सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है खाने की? ग्लूकोज के अंदर टूटता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या होगा? जब वो सेल के अंदर पहुंचेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होगा। और जब वो ग्लूकोज टूटेगा तो उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और इसी को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ को ऐसे भी डाउट हो सकता है कि रेस्पिरेशन तो क्या होता है? सांस लेने वाला प्रोसीजर। पर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसके अंदर हम जो बाहर से सांस ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं, वो वाला प्रोसीजर होता है। वहीं जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। हम इस बारे में 7th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका ब्रेकडाउन होगा और क्या क्या रिलीज होती है? CO2, H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है जब ग्लूकोज टूटता है। और किसकी प्रेजेंस में टूटता है ग्लूकोज? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। और इसी टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ ये उस एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। Thus, they are often called the powerhouse of the cell। और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही तो सारी एनर्जी बन रही है और सेल को जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है, कौन उसको सप्लाई कर रहा है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया उसको सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी ऑर्गेनेली है वैक्यूल। दीज आर सेक लाइक स्ट्रक्चर
तो वैक्यूल क्या है? एक सैक के जैसा स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल एज कंपेयर टू एनिमल सेल। और जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा अगर हम उसको एनिमल सेल के साथ कंपेयर करें तो। The vacuoles stored soluble food, water and secretion of cell dissolved in water as cell sap। तो ये जो वैक्यूल हैं ये करेंगे क्या? स्टोर का काम करती हैं, यानी कि स्टोरेज का काम करेंगी। किस किस को स्टोर कर सकती हैं? जो सॉल्युबल खाना है उसको, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको, या फिर सेल के अंदर कोई भी नई सिक्रीशंस आ रही हैं, यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको भी ये स्टोर करके रखेंगी। इसके अलावा जो तीसरी सेल ऑर्गेनली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ tubules and channels and is involved in synthesis, storage and transport of cell product। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये ट्यूब्यूल्स का और चैनल्स का। अब ये जो चैनल्स और ट्यूब्यूल्स का ये जो पूरा नेटवर्क है ये करता क्या है? तो ये किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है? ये सिंथेसिस का काम करवाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। तो मतलब जो कुछ प्रोडक्ट होंगे उनको बनवाएगा भी, उनको रखेगा और इसके साथ साथ उनका ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा। कौन करवा रहा है ये सब कुछ? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये काम करवा रहा है। तो क्या हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एक नेटवर्क है ट्यूब्स का और चैनल्स का। किस चीज़ में काम आता है? प्रोडक्ट के सिंथेसिस करवाने में, उनके स्टोरेज में और उसके साथ साथ उनका ट्रांसपोर्ट करवाने में भी ये काम में आ रहा है। जो अगली सेल ऑर्गेनली है दैट इज गोल्गी बॉडीज। इन गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। These are made up of tubules, vesicles and is responsible for the secretion of chemical substances like enzymes, hormones and proteins। तो ये जो गोल्गी बॉडीज़ हैं ये भी किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ट्यूब्यूल्स के, यानी ट्यूब्स के जैसे स्ट्रक्चर्स के, और कुछ वेसिकल्स भी होती हैं, ये इनके बने हुए होते हैं। और ये करवाते क्या हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करवाते हैं, यानी कि उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स। तो क्या हुए गोल्गी बॉडीज़? ट्यूब्स और वेसिकल्स के ये बने हुए होते हैं और करते क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस? एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का और प्रोटीन्स का ये सिक्रीशन करते हैं। जो अगली सेल ऑर्गेनली है दैट इज प्लास्टिड। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये जो प्लास्टिड हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। द प्लास्टिड कंटेन्स सर्टेन पिगमेंट्स लाइक अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। तो ये जो प्लास्टिड हैं ये कहाँ मिलेंगे? सिर्फ प्लांट की सेल्स में मिलते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं मिलते हैं। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? उनका कोई अपना एक कोई पर्टिकुलर काम होता है, वो दिया जाता है उनको और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लास्टिड के प्लांट के अंदर।
द प्लास्टिड्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो ये जो प्लास्टिड हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमने ऊपर बोला था प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड के अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होगा? ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि इनको हम ग्रीन प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि प्लांट को अपना खाना बनाने में मदद करता है। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में छोटी क्लासेस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। देन क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो चौथी चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सनलाइट है उसको कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। और ये जो ग्रीन जितने भी हमें आसपास जो पत्तियां हैं हमारे पेड़ पौधों की, वो ग्रीन कलर की होती हैं। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? इसी ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर प्लांट के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्लास्टिड के बारे में। तो दूसरा प्लास्टिड कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट। तो जो क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर तो क्या था? ग्रीन पिगमेंट था। वहीं जो क्रोमोप्लास्ट है उसके पास नॉन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन को छोड़ के और दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद नहीं करेगा। इट गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड द फ्रूट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होते हैं ये क्या करेंगे? जो कोई भी प्लांट के जो फूल हैं और जो उसके फल हैं उनको कलर प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि अगर एप्पल के अंदर जो कलर जो रेड कलर मौजूद है, या फिर चेरी के अंदर, या फिर जो अलग अलग फ्रूट हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, वो किन की वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। जो तीसरा और आखिरी टाइप का प्लास्टिड है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी कि इनके प्लास्टिड के पास कोई भी कलर मौजूद नहीं होता है। विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करते हैं? खाने को स्टोर करने में मदद करते हैं। अब जो आखिरी सेल ऑर्गेनेली है दैट इज सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम्स इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रोसोम है इनकी लोकेशन कहाँ होगी? ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। इट इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन एंड इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। और ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं इनका काम कहाँ पे आता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी कि जब सेल डिवाइड होती है उस टाइम पे सेंट्रोसोम का काम आता है। और ये कहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही ये मौजूद होते हैं। जो इससे पहले वाली ऑर्गेनेली थी दैट इज प्लास्टिड। तो ये जो प्लास्टिड थे ये सिर्फ कहाँ मौजूद थे?
प्लांट सेल के अंदर मौजूद थे। वहीं जो सेंट्रोसोम्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इस सेशन में किसके बारे में पढ़ा है? सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, यानी कि ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। जो सबसे पहली ऑर्गेनेली हमने पढ़ी वो थी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते कैसे हैं? बिल्कुल छोटे छोटे रोड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि सेल में हो रही हैं। ये एनर्जी इसके पास आती कहाँ से है? जो खाना है जब वो ऑक्सीडाइज होता है उसी से ये एनर्जी रिलीज होती है। जो दूसरी ऑर्गेनेली हमने पढ़ी वो थी वैक्यूल्स। तो वैक्यूल क्या होते हैं? सैक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, यानी कि बड़े बड़े वैक्यूल मौजूद होंगे। और जो एनिमल सेल होगी उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तब तो न्यूक्लियस कहाँ मौजूद था? बिल्कुल सेल के सेंटर में मौजूद था। पर जब हमने प्लांट सेल की बात की थी तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था? पेरीफ्री पे मौजूद था। क्यों? क्योंकि जो सेंटर वाली जगह थी वहाँ पे क्या मौजूद था? वैक्यूल मौजूद था। तो यही एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर जो कि मोस्टली सेंटर प्लेस लेता है सेल के अंदर। वैक्यूल करता क्या है? वैक्यूल का काम होता है जितना भी जो सॉल्युबल खाना है या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर सेल के और जो सिक्रीशंस हैं उनको ये स्टोर करके रखता है। एक और चीज़ है वैक्यूल के बारे में कि जो वैक्यूल की जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। उसके बाद में जो अगली ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? ये एक नेटवर्क है पूरे ट्यूब्स का और चैनल्स का। किस चीज़ में काम में आता है ये? इसका काम है जो सेल के जितने भी जो प्रोडक्ट हैं उनको सिंथेसाइज करवाता है, यानी उनको प्रोड्यूस करवाता है, उनको स्टोर करता है और इसके साथ साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी करवाता है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। जो चौथी सेल ऑर्गेनेली है दैट इज गोल्गी बॉडीज़। तो ये गोल्गी बॉडीज़ किस चीज़ की बनी होती हैं? ट्यूब्यूल्स की और वेसिकल से ये बनी होती हैं। क्या करती हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिड के बारे में। तो जो प्लास्टिड हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट हैं। क्या मौजूद होता है इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करता है। वहीं जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है? नॉन ग्रीन पिगमेंट है और ये क्या करेगा? जितने भी जो प्लांट के फ्लावर और जो फ्रूट हैं उनको
कलर प्रोवाइड करवाता है। जो तीसरा है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, यानी कि इसके पास कोई भी कलर मौजूद नहीं है। करता क्या है ये? खाने को स्टोर करवाने के अंदर मदद करता है। यानी कि पहले प्लास्टिड ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस में मदद करी। जो दूसरा प्लास्टिड था उसने क्या किया? उसने जो जितने भी फ्लावर और जो फ्रूट थे उनको कलर प्रोवाइड किया। वहीं जो तीसरा प्लास्टिड है इसने क्या किया? खाने को स्टोर करने के अंदर मदद करवाई। जो आखिरी सेल ऑर्गेनेली है दैट इज सेंट्रोसोम। ये कहाँ मौजूद होती है? न्यूक्लियस के पास में मौजूद होती है। क्या काम होता है इसका? ये सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये जो ऑर्गेनेली है वो कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती है। ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती है।